हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। पिछले कुछ दिनों से जापान और अमेरिका के कारण हमारे इंडियन मार्केट में भी गिरावट देखी गई। और सिर्फ गिरावट नहीं हुई, अगर आप निफ्टी के चार्ट की तरफ देखोगे तो निफ्टी का चार्ट या बैंक निफ्टी का चार्ट चल नहीं पा रहा है, एक बक्से के अंदर बंद हो गया। ये 5 दिन का है, पूरा बॉक्स हो चुका है। उसी तरीके से बैंक निफ्टी आओगे, पूरे 5 दिन एक बॉक्स में बंद हो चुका है। तो अब क्या हुआ, या तो जो नए इन्वेस्टर हैं वो डर रहे हैं बाय करें कि नहीं, जो ऊपर से खरीद के बैठे हैं गिरावट हो गई वो डर गए। करना क्या चाहिए? तो आज हम कुछ ऐसे मैक्रो इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा मार्केट का वैल्यूएशन, जिसके बारे में हमेशा बात होती है कि वैल्यू के कारण गिरा है, वैल्यूएशन महंगा है या सस्ता है, तो आज हम जानेंगे कि भैया हमारा मार्केट सच में महंगा है या सस्ता है या ठीक ठाक है। प्लस जो सिखाऊंगा ये इंडिकेटर आपको हमेशा काम आएगा। यानी आज की इस वीडियो के बाद आप खुद के बॉस बन जाओगे। आज की कंडीशन तो जानोगे ही जानोगे, आगे की भी कंडीशन आप कभी भी जज कर सकते हो। लेकिन चूंकि इसमें 3 मैक्रो फैक्टर में जाएंगे तो 1 बाय 1 समझेंगे और तब एक फाइनल समरी बनाएंगे। ठीक है, कभी भी बस क्विकली एक बात सुनकर कोई डिसीजन मत बना लीजिएगा, वरना आप ही को नुकसान हो जाएगा। तो चलते हैं पीपीटी पर। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, जिससे कि भैया जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं या वीडियो लाइव आता हूं तो आपको दोनों पता चल सके। ठीक है, और थैंक यू सो मच 10 अगस्त की क्लास ज्वाइन करने के लिए। अगर आपने सीट बुक नहीं की हो तो 9708094321 पे कॉल करके सीट बुक कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें पहला वैल्यूएशन का रेशियो है वो है सिलर पी रेशियो। इसको क्लिनिकली एडजस्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी कहा जाता है, जहां पर ये जो अर्निंग है ना, रियल अर्निंग पर शेयर जो होती है 10 साल के पीरियड के आधार पर, उसको एडजस्ट की जाती है इन्फ्लेशन से। ठीक है, डिटेल में नहीं जाना, मैं रेडीमेड भी दिखा दूंगा, बट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत ही प्यारे तरीके से, स्मूथ तरीके से जो इकोनॉमिक साइकिल का इफेक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म व्यू मार्केट के वैल्यूएशन के आधार पर बताता है, जिससे एक पिक्चर निकल के आती है। तो वहां पर हाई कैप रेशियो ये बताता है कि मार्केट ओवर वैल्यू है रिलेटिव टू हिस्टोरिकल एवरेज। वहीं पर लो कैप रेशियो बताता है कि भैया अंडर वैल्यू है। तो यहां पर 2024-2018 है, जहां पर 25.83 से अभी तक के हम रेशियो को निकाले हैं तो 34.87 पे हम बैठे हैं। अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं तो एवरेज 30.59 निकला, यानी एवरेज से ऊपर है। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट की प्रॉफिट बुकिंग या गिरावट हो तो ये एवरेज भी कहीं ना कहीं घटेगा। वहीं पर अगर हम इंटरनेशनल मार्केट से कंपेयर करने की कोशिश करें तो आप पाओगे कि इंडियन मार्केट 34.87 लेवल पर है, और ये भी बाकी कंट्री का रेशियो है। तो ओवरऑल यही वो रीजन है कि हमेशा कहा जा रहा है कि इंडियन मार्केट का जो ग्रोथ है, जो एक्चुअली एफआईआई को इतना जबरदस्त लॉस हुआ है, वो भी हमारे इंडियन मार्केट को समझ नहीं पा रहे। अभी भी मार्क मोबियस, एक जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं, उनका भी आया कि ये जो एफआईआई है इनको लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये रिटेल की पावर को समझ नहीं पा रहे हैं। और इंडिया मार्केट इतना जो ओवर वैल्यू होने के बाद भी रैली कर रहा है वो समझ नहीं पा रहे, और वो नॉर्मल कैलकुलेशन के आधार पर सेल कर देते हैं, जिसके कारण उनको लॉस होता है। कई बार पोजीशन एग्जिट करते हैं, पोजीशन रिपीट करते हैं। तो दीज आर द थिंग जहां से आपको पता चलता है कि नहीं, हाँ भैया वैल्यूएशन पे भी महंगा है। और एफआईआई की पिटाई क्यों हो रही है? क्योंकि पहली बार कुछ हमारे इंडियन मार्केट में अलग हो रहा है। वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। अब दूसरा वैल्यूएशन का रेशियो है बफेट सर का रेशियो, यानी बफेट इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है, मार्केट कैप टू जीडीपी, जिसमें डिवाइड किया जाता है टोटल मार्केट कैप जो लिस्टेड कंपनी होती है ना सारी, उसकी बाय द कंट्री जीडीपी, यानी हर देश की जीडीपी, यानी हर देश का अलग अलग। ठीक है, और चूंकि ये वॉरेन बफेट सर ने सोचा था तो उसी आधार पर है। तो हाई रेशियो सजेस्ट करता है कि मार्केट क्या है, ओवर वैल्यू है रिलेटिव टू इकोनॉमी। और हमेशा क्या कहा जाता है, इकोनॉमी और मार्केट दोनों या तो पैरेलल चले या थोड़ा सा फर्क होना चाहिए। बट बहुत फर्क क्या होता है, महंगा बताता है, और लो रेशियो अंडर वैल्यू को बताता है। तो यहां पर हमने क्या किया, इंडिया का निकाला। तो मार्केट कैप टोटल जो लिस्टेड कंपनी का हो चुका है वो 400 ट्रिलियन हो चुका है, और जीडीपी 300 ट्रिलियन की है। अब यहां पर आप देखिए दिसंबर 2014 से अप्रैल 2024 तक, जहां पे ये हम 1 के ऊपर आ चुके हैं और 1.33 में है, और 10 साल का एवरेज जब निकालते हैं तो 0.93 है। दैट मीन्स कि इस लेवल पे भी 1 के ऊपर में कहीं ना कहीं महंगा माना जाता है। तो हम महंगे हैं, यानी हमारा मार्केट महंगा है। तो ये मैंने इंडिया मार्केट के लिए भी निकाला। तो ये था दूसरा इंडिकेटर। अब हम देखते हैं बाकी कंट्री का। तो बाकी कंट्री में अगर आए
तो यूएसए बहुत ही महंगा है, जापान उसके बाद महंगा है, उसके बाद हमारा इंडियन मार्केट, यानी हम तीसरे नंबर पे महंगे हैं। बाकी कंट्री की बात छोड़ देते हैं, हमें नंबर देखना था, बाकी डेटा आपके सामने है। तो ओवरऑल कंट्री वाइज यहाँ पे देखेंगे तो बफेट इंडिकेटर हमें महंगा बताता है, बट हमसे ज्यादा महंगा कहीं ना कहीं अमेरिका है। अब हम आते हैं तीसरे वैल्यूएशन रेशियो पे, क्योंकि सबकी समरी मिलाएंगे तब हम अपनी बात करेंगे। यही तो हमें जानना है ना, जो वीडियो की शुरुआत में बोला था, वो है टॉबिन्स-क्यू रेशियो। ये मार्केट वैल्यू जो बताता है वो कंपनी के एसेट को डिवाइड करता है बाय देयर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, जहां पर मार्केट वैल्यू इंक्लूड होती है इक्विटी और डेट दोनों को मिलाकर, और वहीं पर रिप्लेसमेंट जो कॉस्ट होती है वो होती है कि भैया कॉस्ट टू कॉस्ट रिप्लेस, जो एसेट है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट कैसे रिप्लेस किया जा सकता है, उसकी वैल्यूएशन क्या है। तो अगर क्यू रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो सजेस्ट करती है कि मार्केट वैल्यू एक्सीड कर रही है रिप्लेसमेंट कॉस्ट से, और इंडिकेट कर रहा है कि भैया एक ओवर वैल्यूएशन की तरफ जा रहा है, और एक से नीचे है तो बताता है कि अंडर वैल्यू है। तो यहां पर अगर आप ब्लू कलर हमारा यूएसए का है और येलो कलर किसका है, इंडिया का है, तो यहां पर अगर आप पाओगे तो 1.77 और ये हमारा इंडिया 1.73, 2024 का डेटा हम लेकर आए हैं। यानी इस वैल्यूएशन के आधार पर कहीं ना कहीं हम महंगे हैं और अमेरिका हमसे आगे महंगा है, या दोनों का फासला बहुत पास का है, आप कुछ ऐसा भी कह सकते हो। तो ये 3 इंडिकेटर देखा, वहां पर 2 इंडिकेटर ये बता रहे हैं कि अमेरिका डेफिनेटली महंगा है, उसके बाद हम हैं, ठीक है, और एक इंडिकेटर जो ये बता रहा है कि हम तो महंगे हैं ही हैं वहां पर। यानी इसमें कहीं भी कोई गलत बात नहीं है कि जो बात ये कही जा रही है कि भैया मार्केट में क्या हुई है, मैं मंथली चार्ट लगा देता हूं, तो कहीं से ये गलत नहीं है कि ये कहा जा रहा है कि मार्केट में 2020 के बाद एक लगातार रैली हुई, और जो एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग जिसके लिए कोई भी स्टॉक मार्केट जाना जाता है, जहां पे 2020 के बाद अगर आप अमेरिकन मार्केट चले जाओ या कोई भी देश का मार्केट चले जाओ, हर जगह स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग देखी, बट हमारे इंडियन मार्केट में कभी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिखी। चाहे रसिया यूक्रेन आ गया हो, चाहे इजराइल हमास आ गया हो, किसी भी तरह का इशू आया हो, या अभी देख लो जो अभी ताज़ा तरीन जापान की कहानी चली, कैरी ट्रेड की कहानी चली, अमेरिका में रिसेशन की कहानी चली, तो जापान 23% गिर गया, राइट। हम लोग तो 5% तक नहीं गिरे, बट जो मार्केट में 3 महीने 6 महीने 9 महीने पुराने लोग आए हैं वो तो ये भी हैंडल नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्होंने इतना भी नहीं देखा है। बट रियलिटी में अगर मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग बनती है और ऐसे बम्पर बुल मार्केट में बनती है तो 10% तक प्रॉफिट बुकिंग बनती है, और वो मार्केट को मजबूती देता है, बट एक्चुअली वो हो नहीं पा रहा है। तो दिस इज द वन रीजन जहां पे कोई भी आर्टिकल, कोई भी ब्लॉग या कोई भी बड़े दिग्गज इन्वेस्टर ये जरूर कहते हैं कि हमारी जो कंट्री है वहां पर स्टॉक मार्केट ने बम्पर रिटर्न दिया है और वैल्यूएशन हाई है। बट चूंकि अब सिनारियो बदल चुका है और हम एफआईआई के भरोसे नहीं है, जो कि मैंने बताया कि एफआईआई को लॉस क्यों हो रहा है, जो पहली इंडिकेटर की बात थी, तो अब कहानी घूम फिर के आ चुकी है रिटेल के भरोसे, जो म्यूचुअल फंड में भर भर के पैसे आ रहे हैं उसके भरोसे। तो आप सुनते हो कई म्यूचुअल फंड हाउस बहुत तगड़े कैश पे बैठे हैं, तो क्या सेंस है कि मार्केट गिरेगा तो वो पैसे लगाएंगे, कब तक वो पैसे होल्ड कर सकते हैं। पब्लिक कहेगी भैया पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिए हैं, होल्ड करने के लिए नहीं दिए हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है जहां पर मार्केट का गिरना बड़ा मुश्किल लगता है। तो वहां पर अगर मार्केट में गिरावट भी होती है, एक तो आप देख ही रहे हो कि इतनी बड़ी टेंशन के बाद भी गिरावट नाम मात्र की है, तो टेंशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि हम अपनी चादर के अनुसार, ठीक है, हम अपनी चादर के अनुसार हर 5% डिप में बाय करेंगे। ये है पहली कहानी, एकदम सिंपल, ठीक है, एकदम सिंपल, बिना डर के। दूसरा कहानी ये है सर, किसी के कहे सुने में कभी इन्वेस्ट मत कीजिए। जैसे जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अगर आप पाओगे तो डिफेंस के शेयर और रेलवे के शेयर में गिरावट है। अब प्रॉब्लम क्या हुई, चूंकि लोगों ने सिर्फ रैली देखी और किसी के कहे सुने में आकर डिफेंस और रेलवे के शेयर को छज्जे पे खरीद लिया। अब वो प्रॉफिट बुकिंग हुई तो चौतरफा परेशान है, ठीक है, मैं क्या करूं। तो लेते समय वो इन्वेस्टर बनते हैं और 4% 5% गिर जाए तो सारा इन्वेस्टर पना धरा का धरा रह जाता है। तो आपको ये बहुत क्लियर करना है कि मैं इन्वेस्टर हूं तो मेरा विजन है 5 ईयर का, एकदम साफ सुथरी बात। और 5 ईयर का अगर विजन है तो मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में पैसा लगाऊंगा, और वो कंपनी अगर 25% भी गिरती है तो डरना मना है, मैं एवरेज करूंगा। डरना मना है तो मैं एवरेज करूंगा। जब तक हम इतनी बड़ी सोच क्रिएट नहीं करेंगे
तब तक ऐसी छोटी मोटी, ये तो अभी तो गिरावट हुई नहीं है, लेकिन आप डर रहे हो, तो अगर गिरावट हो भी तो भी नहीं डरेंगे, बल्कि एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाएंगे। दूसरा, मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आया था, एक्चुअली मुझे ये वीडियो बनानी थी और मैं ये देखना चाहता था कि लोग क्या क्या सवाल पूछते हैं। तो मैं फ्राइडे को सुबह में 7 बजे इंस्टाग्राम पे लाइव आया था और मैंने टेलीग्राम पे मैसेज भी डाला था कि जो लोग जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या थी, सर इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था 5% गिर गया, किसी ने अपने 10 लाख रुपए एक ही सेक्टर में लगा दिए। तो कभी भी एक सेक्टर में ना लगाइए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखिए, एकदम डाइवर्सिफाइड प्रॉपर, थोड़ा फार्मा, थोड़ा आईटी, थोड़ा रियल एस्टेट, थोड़ा इंफ्रा, थोड़ा एनर्जी, हर एक सेक्टर में पैसा होना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है, अगेन लोग सिर्फ भागते घोड़े पे चढ़ते हैं या उगते सूरज को सलाम करते हैं, क्योंकि वो 3 महीने 6 महीने से मार्केट में आए हैं, उन्होंने पूरा 360 डिग्री फिल्म ही नहीं देखा है और वो 360 डिग्री फिल्म देखना ही नहीं चाहते। बट मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जिंदगी भर मार्केट में कमाना है तो अभी 3 महीने 6 महीने की कहानी में मत जाओ। वो तो वही कहानी है जो सर मैंने कुछ दिन पैसे कमाए और फिर मेरे पैसे डूब गए। आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। तो प्लीज लॉन्ग टर्म, जैसे एफआईआई, डीआईआई या म्यूचुअल फंड या बड़े इंडिया के दिग्गज इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट करते हैं, होल्ड करते हैं, इन सारे थॉट प्रोसेस को लाना पड़ेगा। उनको देखो, उनको समझो, ये फालतू की ब्लॉग ना पढ़ो, फालतू की चीजें ना देखो, उससे सिर्फ पैनिक क्रिएट होगा। और पैनिक में वही कहानी जो एज पर सेबी डेटा 10 में 7 लोग इक्विटी में नहीं कमा पा रहे और 10 में 9 लोग ऑप्शन में नहीं कमा पा रहे। तो वहां पे मुझे लगता है कि आपको डरना मना है। 5% एवरी डिप इज अ ग्रेट थिंग। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए, 5 साल का विजन रखिए। 25% गिरावट हो तो भी हम एवरेज करेंगे, हमें ऐसा कलेजा होना चाहिए। डरना मना है, 10 लोगों को सुनोगे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। और जहाँ तक बात है मार्केट की वैल्यूएशन की, तो अब हमारा मार्केट का ट्रेंड हम बहुत अलग हो चुके हैं। अब हम एफआईआई वगैरह के पैनिक में नहीं आते हैं, वरना पहले एफआईआई माल बेचते थे तो हमारा तो मार्केट एकदम ताश के पत्ते की तरह बिखर जाता था। जो इस बार टैक्स बढ़ाया गया, मार्केट को कोई असर ही नहीं पड़ा। आप पुरानी हिस्ट्री, जब मैंने तो वीडियो बना दी थी, मार्केट बिखर जाता है, मार्केट कुछ नहीं बिखरा। तो इन सब चीजों को समझो, जानो और तब एक ठंडे दिमाग से पोर्टफोलियो क्रिएट करो, कभी तकलीफ नहीं होगी, एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं जो मेरी कोशिश थी इस वैल्यूएशन के आधार पर लास्ट में एक फाइनल वर्डिक्ट देने की, वो आपको अच्छा लगा होगा और आपकी पिक्चर को, आपके डर को दूर किया होगा और आप अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से क्रिएट करने के बारे में सोचोगे। तो वीडियो को शेयर कर देना, प्यार देना। थैंक यू सो मच।